नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज नेशनल में। मैं हूं राधा आपके साथ। आइए देखते हैं देश विदेश की खबरें। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत में रहने वाले हिंदुओं और मुसलमानों के पूर्वज एक समान हैं। तालिबान भले ही पंजशीर को जीतने का दावा कर रहा हो, लेकिन वहां जंग जारी रहने की खबरें। कोरोना काल में अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों के पीछे छोड़ते हुए क्यूबा ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिमाचल प्रदेश में हेल्थ वर्कर्स और कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लाभार्थियों से बातचीत की। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार पर सख्त टिप्पणी भी की थी। आइए देखते हैं मुख्य खबरें विस्तार से। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत में रहने वाले हिंदुओं और मुसलमानों के पूर्वज एक समान हैं। मुस्लिमों को भारत में डरने की जरूरत नहीं है। भागवत ने कहा कि हमें मुस्लिम वर्चस्व की नहीं, बल्कि भारत वर्चस्व की सोच रखनी चाहिए। मोहन भागवत सोमवार को ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फाउंडेशन द्वारा आयोजित राष्ट्र प्रथम राष्ट्र सर्वोपरि विषय पर एक संगोष्ठी में भाग लेने के लिए मुंबई पहुंचे थे, जहां उन्होंने मुस्लिम विद्वानों से मुलाकात की। भागवत ने आगे भी कहा था कि हिंदू शब्द हमारी मातृभूमि, पूर्वजों और संस्कृति की समृद्ध विरासत के बराबर है और हर भारतीय एक हिंदू है। इसी समझदार मुस्लिम नेताओं को कट्टरपंथियों के विरुद्ध दृढ़ता से खड़ा होना चाहिए। भागवत ने कहा कि अंग्रेजों ने भ्रांति पैदा करने के हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाया था। अंग्रेजों ने मुसलमानों से कहा था कि अगर उन्होंने हिंदुओं के साथ रहने का फैसला किया तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, केवल हिंदुओं को चुना जाएगा। अंग्रेजों की इसी नीति ने मुसलमानों को एक अलग राष्ट्र की मांग करने के लिए प्रेरित भी किया था। इसी तरह उन्होंने हिंदुओं में भी भ्रांति पैदा की थी। उन्होंने हिंदुओं से कहा था कि मुसलमान ही चरमपंथी है। उन्होंने दोनों समुदाय को लड़ा दिया है। इस लड़ाई और विश्वास की कमी की वजह से दोनों समुदाय एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की बात करते रहे। हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। अंग्रेजों ने कहा कि भारत से इस्लाम मिट जाएगा। यह क्या हुआ? नहीं, आज मुसलमान भारत के बड़े बड़े पदों पर बैठ सकते हैं। तालिबान भले ही पंजशीर को जीतने का दावा कर रहा हो, लेकिन वहां जंग जारी रहने की खबरें हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजशीर में कुछ सैन्य विमानों ने तालिबानी ठिकानों पर हमला कर दिया है। यह साफ नहीं हो पाया है कि विमान किस देश के हैं। इससे पहले सोमवार के तालिबान ने कहा था कि उसने पंजशीर भी जीत लिया है और अब पूरा अफगानिस्तान उसके कब्जे में है। तो दूसरी तरफ रेजिस्टेंट फोर्स ने भी हार नहीं मानी है, बल्कि नेशनल रेजिस्टेंट फोर्स के नेता अहमद मसूद ने तालिबान के खिलाफ पूरे अफगानिस्तान में जंग छेड़ने की भी बात कही है। मसूद ने सोमवार को मीडिया को भेजे गए एक ऑडियो मैसेज में अफगानी लोगों से कहा कि आप देश के अंदर हो गए हो। मैं आप लोगों से अफगानिस्तान की गरिमा, स्वतंत्रता और समृद्धि के खिलाफ राष्ट्रीय विद्रोह शुरू करने का आह्वान करता हूँ। पंजशीर में तालिबान के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व करने वाली नॉर्दर्न अलायंस के चीफ अहमद मसूद ने कजाकिस्तान भागने की खबरें हैं। तालिबान समर्थकों के हवाले कुछ मीडिया रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है। इधर पंजशीर समर्थकों में मसूद के घाटी में ही होने की बात की है, तो उनका दावा है कि मसूद आखिरी कदम तक पंजशीर में ही रहेगा। वे दुश्मनों को पेट दिखाने वालों में से नहीं है। 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन। कोरोना काल में अमेरिकी, चीन और रूस जैसे देशों को पीछे छोड़ते हुए क्यूबा ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। क्यूबा दुनिया का पहला देश बन गया है जहां 2 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है। यहां अब्दुल्ला और सोबारना नाम के 2 कोरोना टीके लगवाए जा रहे हैं। दोनों ही क्यूबा ने खुद तैयार किए हैं। इनके बच्चों पर भी क्लिनिकल ट्रायल किया गया है, तो WHO ने फिलहाल उन्हें मान्यता नहीं दी है। क्यूबा में 12 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन पहले ही शुरू किया जा चुका है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 बजे शिक्षक पर्व का उद्घाटन करेंगे।
कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा, तो इसमें पीएम शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई योजनाओं का शुभारंभ भी किया। इसमें सीबीएसई का असेसमेंट फ्रॉम वर्क टॉकिंग भी की है और श्रावण बाधितों के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश की शुरुआत करेंगे। मोदी निपुण भारत और विद्यांजलि पोर्टल के लिए निष्ठा टीचर्स ट्रेनिंग कार्यक्रम का शुभारंभ भी करेंगे और इसका काम स्कूलों के विकास के लिए योगदान करने वाले स्वयंसेवकों को सुविधा देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिमाचल प्रदेश में हेल्थ वर्कर्स और कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लाभार्थियों से बातचीत की थी। इस अवसर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री जेपी नड्डा, अनुराग सिंह ठाकुर, सांसद, विधायक, पंचायत नेता समेत दूसरे लोग भी मौजूद रहे थे। पीएम मोदी ने कहा कि 100 साल की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ लड़ाई में हिमाचल प्रदेश चैंपियन बनकर सामने आया है। हिमाचल भारत का पहला राज्य बना है जिसने अपनी पूरी आबादी को कोरोना टीके की कम से कम 1 डोज लगा ली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल वासियों ने किसी भी अफवाह को, किसी भी अपप्रचार को टिकने नहीं दिया है। यहाँ इस राज्य की बात का प्रमाण कि देश का ग्रामीण समाज किस प्रकार दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज टीकाकरण अभियान को मजबूत कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि लोहत संपत्ति जैसे दुर्गम जिला हिमाचल में 100% वैक्सीनेशन डोज देने के लिए आ गया है। यह वो क्षेत्र है जो अटल टनल बनने से पहले हुआ था। महीनों तक देश के बाकी हिस्सों से कटा रहता था। पीएम मोदी ने कहा कि सशक्त होती कनेक्टिविटी का सीधा लाभ पर्यटन को भी मिल रहा है। फल सब्जी का उत्पादन करने वाले किसान बागबानों को भी मिल रहा है। गांव-गांव इंटरनेट पहुंचने से हिमाचल की युवा प्रतिभाएं वहां की संस्कृति को, पर्यटन की नई संभावना को देश विदेश तक पहुंचा पा रहे हैं। हाल में देश ने एक और फैसला किया है जिसमें खास तौर पर हिमाचल के लोगों को बताना चाहता हूं कि यह ड्रोन टेक्नोलॉजी से जुड़े नियमों में बदलाव हुआ है। अब इसके नियम बहुत ही आसान बना दिए गए हैं। इससे हिमाचल में हेल्थ से लेकर कृषि जैसे अनेक सेक्टर में नई संभावनाएं बनने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार पर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि आप हमारे फैसलों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, हमारे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। कोर्ट ने इन बातों को ट्रिब्यूनल में खाली वैकेंसी न भरे जाने वाले और ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट पास न किए जाने पर की है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल नागेश्वर राव ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि अब तक कितने लोगों को अपॉइंट किया गया है। उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ था, कहाँ है तो ये अपॉइंटमेंट। मद्रास बार एसोसिएशन में हमने जितने प्रावधानों को खत्म किया था, ट्रिब्यूनल एक्ट भी ठीक उसी तरह से हमने निर्देशकों को दिए थे और इस हिसाब से अभी तक अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हुआ। सरकार अपॉइंटमेंट न करने के ट्रिब्यूनल के शक्तिहीन बना रही है तो कोई ट्रिब्यूनल तो बंद होने के कगार पर ही है। हम इस हालात से बेहद नाखुश हैं। हमारे पास अब केवल 3 विकल्प हैं। पहला कि हम कानून पर रोक लगा दें, दूसरा हम ट्रिब्यूनल ही बंद कर दें और सारे अधिकार कोर्ट को सौंप दें, और तीसरा हम यह खुद अपॉइंटमेंट कर लें और मैदिस का कर्मा चलते एनसीएलटी और एनसीएएलटी ट्रिब्यूनल को काम ठप कर दें। तुषार मेहता ने कहा कि सर्च और सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन पर फाइनेंस मिनिस्ट्री 2 हफ्ते में फैसला लेगी। मुझे 2 से 3 दिन का वक्त दीजिए, तब मैं आपके सामने इस मुद्दे पर जवाब पेश करूंगा। इस बात पर अदालत ने कहा कि हमें सोमवार इसी मामले की सुनवाई करेंगे और उम्मीद है कि तब तक अपॉइंटमेंट हो जाएगा। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से मिलेंगे। My life,
My Lyra. ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए देखते हैं आगे की मुख्य खबरें। तालिबान के मंसूबों पर पानी उगलने पूर्व अफगानिस्तान सरकार के तमाम ईमेल अकाउंट को लॉक कर दिया है। अब तालिबान आतंकी इनका अकाउंट्स और मौजूद जानकारी के हासिल नहीं कर पाए। 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल के साथ ही पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद कई रिपोर्ट्स ऐसी भी आई थी जिनमें कहा गया था कि तालिबान अशरफ गनी सरकार के दौर में ही हुई संवेदनशील जानकारियां अलग अलग स्रोतों से जुटा रही है। इससे दो तरह से खतरे थे। पहला, दुनिया के कई देशों से साझा की गई जानकारी आतंकियों के हाथ लग सकती थी, और दूसरा, अफगानिस्तान में मौजूद कुछ आला अफसरों या खुफिया अधिकारियों की जानकारी तालिबान को मिल सकती थी और इससे उसकी जान को खतरा हो सकता था। गनी सरकार के दौर में अफगानिस्तान में कई देशों से काफी करीबी रिश्ते थे। इसमें भारत के अलावा अमेरिकी, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन में शामिल भी थे। तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद इन डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को हासिल करने की कोशिश भी कर रहा था, तो पश्चिमी देशों को इनकी भनक लग चुकी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जानकारी को लीक होने से बचाने के लिए गूगल ने तमाम ईमेल अकाउंट को भी लीक कर दिया था, ताकि किसी भी देश को नुकसान न हो और यह संवेदनशील जानकारी तालिबान या उसके मददगार साथी देशों को तक न पहुंचे। उत्तराखंड के टिहरी में सोमवार को पहाड़ से बड़ी बड़ी चट्टानें अचानक सड़क पर गिरने लगी। इस दौरान वहां की स्कूटी के 2 युवक निकल रहे थे। गनीमत है कि वह चपेट में आने से बाल बाल बच गए। इससे पहले सोमवार के हिमाचल प्रदेश में ही लैंडस्लाइड की घटना सामने आई थी। यह घटना ऋषिकेश गंगोत्री नेशनल हाईवे पर चंबा से 15 किलोमीटर पहले नाकनी पेट्रोल पंप के पास हुई थी। पहाड़ी से भारी बोल्डर और पत्थर गिरने के कारण हाईवे भी दोपहर के करीब बंद हो गया था। इससे पहले दोनों और वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी, तो भारी बोल्ट गिरने से बिजली और पानी की लाइनों के साथ जरधार गांव वाले रास्ते भी मेन गेट से बर्बाद हो गया था। सोमवार को हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड की घटना सामने आई थी, तो इससे यहाँ नेशनल हाईवे ब्लॉक हो गया था। रामपुर की जोरी में पहाड़ टूटकर हाईवे पर आ गिरा था। हालांकि इस घटना में जान माल में कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, तो जिला प्रशासन ने इसी घटना से पहले इलाके में अलर्ट जारी कर दिया था। ऐतनियन पुलिस ने जवान भी तैनात कर दिए थे और इसकी वजह से बड़ा हादसा होने से बच भी गया था। पुणे के वानवड़ी इलाके में 14 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप की शर्मनाक घटना सामने आई है। पुणे पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को अरेस्ट किया है। लड़की का पहले ऑटो रिक्शा में अपहरण किया था और फिर एक फ्लैट में जाकर उसके साथ गैंगरेप किया गया। यह घटना रविवार शाम को हुई, तो कुछ दिन पहले चिंचवड के दातावाड़ी इलाके में यह घटना हुई थी। पीड़िता का सड़क किनारे से अपहरण किया गया था, तो उस वक्त गांव जाने वाले पुणे रेलवे स्टेशन के लिए निकली थी। पुलिस ने उसे गंभीर हालत में पाया था। फिलहाल उसका पुणे में एक हॉस्पिटल में इलाज जारी है, जहां उसकी हालत भी स्थिर है। पीड़िता की निशानदेही पर वानवड़ी पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और आरोपी में से 2 रेलवे के 4th क्लास में कर्मचारी थे और बाकी 6 रिक्शा चला रहे थे। अभी एक सीसीटीवी फुटेज सामने पकड़ा है और जांच में यह सामने आया है कि आरोपियों के कुछ साथी और वारदात में शामिल हैं। उन्हें पकड़ने के लिए स्पेशल टीम भी बनाई गई है, तो सोमवार को सभी शिवाजी नगर कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहां से उन्हें 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाएगा। तो पुणे पुलिस ने कहा कि यह घटना बेहद संवेदनशील है, इसलिए पूरी कार्यवाही पूरी करने के बाद ही आधिकारिक सूचना दी जाएगी। गोरखपुर में बाढ़ कहर करपा जिला रहे हैं। 15 दिन से 7 तहसीलों 354 गांव में बाढ़ में डूबे हैं। इससे 2.5 लाख की आबादी पलायन करने को मजबूर हो गई है। सबसे ज्यादा तबाही सदर तहसील में है, जहां मोहल्ले बाढ़ से घिर चुके हैं। करीब 50,000 हेक्टेयर हासिल बर्बाद हो चुका है। फंगा के चौरी चौरा में 2 रिंग बांध और टूट बन चुके हैं। इससे गोरखपुर सनाली हाईवे, गोरखपुर वाराणसी हाईवे, गोरखपुर खजनी हाईवे और हाईवे पर पानी भरा हुआ है। वाहनों का दूसरे रास्तों से भेजा जा रहा है, तो 35 गांवों की बिजली काट दी गई है।
यहाँ प्रशासन में बाढ़ में फंसे 72 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है। हाल बहुत ही ज्यादा स्थिति भयावह है। लोगों का कहना है कि बाढ़ में ऐसी बर्बादी 23 साल पहले 1998 में हुई थी, जब 14 लाख से भी ज्यादा लोग वहां प्रभावित हुए थे। दैनिक भास्कर, बाढ़ की गई और ड्रोन से कैद किया गया था। हर सैलाब नजर आया था। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित लोगों के आने जाने के लिए 400 से ज्यादा नावें और मोटर बोट लगाई थी। बाढ़ से कुल 2 लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित थे और बाढ़ प्रभावित इलाकों में पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या है। लोगों को क्लोरीन की गोलियां बांटी जा रही है और 10 आमने सामने होंगे मोदी और इमरान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 सितंबर को होने वाली शंघाई एयरपोर्ट कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट में आतंकवाद पर बोलेंगे। उम्मीद है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी इसी समिट में मौजूद रहेंगे। तो रिपोर्ट के मुताबिक ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में होने वाली इस समिट में मोदी खुद ही मौजूद नहीं रहेंगे। मोदी वर्चुअली इस समिट में अपनी स्पीच देंगे और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट और काउंसिल में दिए गए भारत के स्टेटमेंट को दिखाते हुए माना जा रहा है कि मोदी की स्पीच में तालिबान का जिक्र नहीं किया जाएगा। इमरान खान रूस के राष्ट्रपति और सेंट्रल एशियन राष्ट्रपति मीटिंग में खुद ही मौजूद रहेंगे। मोदी के अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वर्चुअली इस समिट में जुड़ेंगे। तो रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान एससीओ के मेंबर हैं। भारत की अध्यक्षता में यूएनएससी में इस बात से मजबूती रखी गई थी कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी दूसरे देश को डराने या आतंकवादियों को शरण देने के लिए नहीं किया जाएगा। यह भी कहा गया है कि तालिबान अपने उस वादे को पूरा करेगा जिसमें कहा गया था कि अफगानिस्तान में सभी विदेशी नागरिक सुरक्षित बाहर भेजे जाएंगे। तो 25 सितंबर 2020 में इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में मोदी सरकार की आलोचना भी की थी। उन्होंने कहा था कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने वाला फैसला गलत है। उन्हें आरोप भी लगाया था कि बाबरी मस्जिद को ढहा गया था। 2002 में गुजरात दंगों में मुस्लिम को मारा गया और 11 शिनजिंग के लिए कितना तैयार चीन पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बारे में दुनिया के पास ज्यादा डिटेल्स नहीं है। कम्युनिस्ट चीन ही नहीं अपने सैनिकों का आंकड़ा जारी कर रहा है और सैनिकों का इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों की जानकारी देता है। ऐसे में अमेरिकी आर्मी की तरह से जारी किए गए एक दस्तावेज से चीनी आर्मी के पीएलए के कई राज सामने आए हैं। अमेरिकी आर्मी ने चीनी आर्मी से जुड़ने के लिए दस्तावेज को रिलीज भी किया था और यह डॉक्यूमेंट 252 पेज का है। इसमें चीनी सेना की संरचना और क्षमता के बारे में बताया गया है। दस्तावेज की अमेरिकी आर्मी में ट्रेनिंग के लिए डिजाइन किया गया है और इसी की मदद से कोई भी चीन की आर्मी के बारे में स्टडी भी कर सकता है। तो रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन ने अपने जिन फैसलों के लिए डिफेंसिव मानता है, दूसरे देशों के लिए वही अग्रेसिव होते हैं। दक्षिण चीन सागर में आर्टिफिशियल टापू बनाने के लिए फैसला इसका सटीक उदाहरण है। हालांकि दस्तावेज में सिर्फ चीन ही थल सेना के बारे में बताया गया है और अमेरिका का यह रिपोर्ट 20 साल तक चीनी सेना के लगातार वॉच करने के बाद तैयार की गई है। तो इसके मुताबिक चीनी सरकार के इस समय आर्मी पर पैसे खर्च करने के पुराने हथियारों को नए नाम में बदल रही है। उम्मीद है कि 2035 तक चीन अपने सभी पुराने हथियार को बदल देगा और चीन की आर्मी मिलिट्री वकील के मामले अमेरिकी आर्मी से भी आगे है। चीन के पास 18 रिजर्व बल की टुकड़ियां भी हैं, लेकिन इनके युद्ध के हिसाब से तैयार नहीं माना जा सकता। फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। चाय तैयार है। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन, बहाने कम पड़ जाएंगे पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए देखते हैं आगे की मुख्य खबरें।
इजराइल की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली गिलोबा जेल से 6 कैदी फरार हो गए। घटना सोमवार सुबह सामने आई थी। भागने वाले सभी कैदी फिलिस्तीनी नागरिक थे और इस पर हत्या और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामले दर्ज थे। इजराइल के प्रधानमंत्री ने इस मामले की जानकारी भी दी थी और इसके बाद कुछ देर उन्होंने कैबिनेट में इस पर विचार भी किया था। कुछ देर बाद मामलों की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी जारी किए गए थे। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई दिन से भागने की योजना ये लोग बना रहे थे। इसके लिए उन्होंने वॉश बेसिन से नीचे सुरंग भी खोदना शुरू किया था। जहां से जगह थी वहां से कुछ दूसरी जेल पर दीवार और उसके बाद सड़क है। सड़क के पार करने के बाद देखा तो खेत शुरू हो जाते हैं। कुछ मिलाकर स्थानिक किसानों ने अलावा ज्यादा लोग भी नहीं आते। जैसे इजरायली जेल से 6 कैदियों को भागने की खबर आई तो वेस्ट बैंक और इस हिस्सों में लोगों ने सड़कों पर मिठाइयां भी बांटी थी और इसी दौरान राहदारियों ने रोककर उन्हें मिठाइयां खिलाई थी। तो इजरायली पुलिस के जांच में शामिल भी किया गया था। पिछले साल नवंबर में हुए प्रेसिडेंट इलेक्शन में जो बाइडेन के हाथों शिकार करने वाले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2024 में फिर चुनाव के मैदान में उतरने का मत बना रहे हैं। इस बीच खबर है कि ट्रंप की पत्नी ने उन्हें फैसले के खुश नहीं है। दावा किया जा रहा है कि अगर ट्रंप मैदान में उतरे तो मेलानिया उनके समर्थन नहीं करेंगी। CNN में मेलानिया ने एक करीबी सूत्र के हवाले दावा किया है कि पूर्व पश्चिम प्रथम महिला व्हाइट हाउस में गुजारे गए वक्त को अब भूलना चाहती है। उन्होंने व्हाइट हाउस में लौटना चाहती है। यही वजह से वे नहीं चाहती कि ट्रंप दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव मैदान में उतरे। मेलानिया के मुताबिक व्हाइट हाउस के लिए अर्थात का हिस्सा है और उसके पति की राजनीतिक महत्वाकांक्षा मानती है और इसको समर्थन देने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप ने चुनाव हारने के फौरन बाद मेलानिया ने व्हाइट हाउस छोड़ने की तैयारी भी कर ली थी और इसके बेटे के साथ आलीशान मार-ए-लागो रिसोर्ट में रहती थी। वॉशिंगटन ट्रंप में टूवर उनके पास पेंट हाउस भी था। मेलानिया ने व्हाइट हाउस से निकलने के बाद भी लो प्रोफाइल लाइफ जी रही है। पंजाब में सरकारी बसों का चक्का जाम दूसरे दिन भी जारी रहेगा। 2000 से ज्यादा इसे पंजाब रोडवेज के 18वां RTPCR और 9 डिपो में खड़ी रहेगी। जालंधर में सभी सरकारी बस वर्कशॉप के भीतर लगा दी गई है। कोई बस बाहर न निकल सके इसके लिए मेन गेट से बड़ी खड़ी कर बंद कर दिया गया है। PTRTC और पंजाब रोडवेज पनबस के करीब 8000 कर्मचारी रिब्जा फार्म हाउस जाकर CM कैप्टन अमरिंदर सिंह के घेराव कर लेंगे। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती चक्का जाम रहेगा। हालांकि बस से यात्रा करने वाली सवारियों के लिए राहत की खबर यह है कि प्राइवेट बसों की आवाजाही जारी रहेगी और यह बसों के स्टैंड में भीतर ही चली रहेंगी। हड़ताली कर्मचारियों ने बस स्टैंड को बंद नहीं किया और जो लोग बस से जाना चाहते हैं वही बस स्टैंड के भीतर ही प्राइवेट बस में बैठ सकते हैं। सरकारी ड्राइवर व कंडक्टर जरिए चुनिंदा सरकारी बसों को भी चलाया जा रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का भी कहना है कि वह कई वर्षों से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं और इस बार उन्हें पक्के करने का वादा भी कर रहे हैं। नई सरकार आती है फिर 5 साल की तरह गुजर जाते हैं। इसी सरकार ने सभी कर्मचारियों को पक्का कर रहे हैं। सरकार ने महिलाओं को लिए मुफ्त बस सफर की सुविधाएं भी शुरू कर दी है, लेकिन बसें ही पर्याप्त नहीं है। तुरंत 10,000 से भी ज्यादा नए फ्लीट किया जाएगा तो सरकारी बसें कम होने की वजह से ही प्राइवेट ट्रांसपोर्ट माफिया बढ़ रहे हैं। छोटेपुर और आरोपी के साथ 50 कर्मचारियों की नौकरी भी बहाल किया जाएगा। भारत ने इंग्लैंड के चौथे टेस्ट मैच में हराकर 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त ली है। तो अव्वल टेस्ट में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 157 रन से मात की और अंतिम दिन पर खेल में इंग्लैंड को 291 रन की दरकार भी की थी, जबकि भारत के पूरे 10 विकेट चाहिए थे और पहले सेशन में विकेट हासिल करने के बाद भारतीय गेंदबाजों ने दूसरे सत्रों में एक के बाद एक 6 विकेट निकालकर मेनबाज टीम की वापसी का मौका नहीं किया और टीम में मैच जीतने में सफल रही। ओवर मिली जाती और अब टीम इंडिया के इंग्लैंड में 14 सालों के बाद टेस्ट सीरीज जीतने के आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं। ओवल यादगार ही जीत के बाद सभी खिलाड़ियों ने कुछ न कुछ कहा है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने कहा कि प्रत्येक सफलता अगले एक की ओर ले जाती है और रोहित शर्मा ने भी सभी खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए नजर आए थे।
फिलहाल बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक जुड़े रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ।